हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एडवोकेट शम्स खान। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पार्लियामेंट के सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन की, जो पूरे देश के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को नेशनल लेवल पर पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने का काम करती है। हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि राज्यसभा है क्या, ये काम कैसे करती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे राज्यसभा लोकसभा से अलग है, और कौन सी ऐसी पावर्स हैं राज्यसभा के पास जो लोकसभा के पास नहीं। क्या कमजोरियां हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो गाइस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, चिपक के बैठिएगा। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं अपना लेक्चर। गाइस, जल्दी से राज्यसभा की डेफिनेशन देख लेते हैं। राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो सर, तो राज्यसभा क्या करती है? राज्यसभा को बोला जाता है इज द अपर हाउस, यानी कि अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑफ द पार्लियामेंट। ये क्या काम करती है? देखो, राज्यसभा शुरू से थोड़ा सा मैं इसके बारे में इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। हमारा देखिए, हमारे देश में पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं लोकसभा, दूसरे को हम बोलते हैं राज्यसभा। लोकसभा में क्या होता है, हर 5 साल में इलेक्शन होता है। हर 5 साल में इलेक्शन होता है। और अभी 2024 में लास्ट इलेक्शन हुआ जिसमें ये एनडीए की गवर्नमेंट बनी, मोदी गवर्नमेंट, ठीक है ना। और ये हर 5 साल बाद जो है बनती है और फिर डिसॉल्व होती है। हर 5 साल बाद बनती है और डिसॉल्व होती है। 5 साल से पहले भी बन सकते हैं, लेकिन उसकी अलग कंडीशन है, वो हम फिर कभी बात करेंगे। तो ये इसका बेसिक प्रोसेस है लोकसभा का। अच्छा, अब देखिए राज्यसभा। राज्यसभा क्या होती है? राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व। ये डिसॉल्व नहीं होती है। इट इज द परमानेंट बॉडी। आप ये समझ लीजिए, इट इज द परमानेंट हाउस which cannot be dissolved। ठीक है। एंड एवरी 2 years 1/3 ऑफ इट्स मेंबर इज रिटायर। इसका जो तरीका होता है, सिलेक्शन तरीका, और इसमें जो मेंबर जो रिटायर होता है उसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू लोकसभा। इसमें क्या होता है गाइस, इसमें जो है हर 2 साल में जो टोटल नंबर ऑफ जो स्ट्रेंथ होती है, हमारी टोटल जो स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा की, फिलहाल 245 है। ठीक है। टोटल जो स्ट्रेंथ होती है 1/3 जो है हर 2 साल में रिटायर हो जाती है। हर 1/3 हर 2 साल में रिटायर हो जाती है। और हर 2 साल में जैसे रिटायर होते हैं उतना ही 1/3 ऐड होते रहते हैं। मतलब कि आप यूं समझ लीजिए, राज्यसभा इस काइंड ऑफ अ स्कूल कि हर 2 साल में कुछ बच्चे जो हैं वो प्रमोट होके आगे चले जाते हैं या पास करके स्कूल से बाहर चले जाते हैं। और हर 2 साल में नए बच्चे ऐड होते रहते हैं। पुराने जाते रहते हैं, नए आते रहते हैं। तो राज्यसभा फंक्शंस लाइक दैट। तो राज्यसभा इस तरीके से फंक्शन करती है। तो इस वजह से ये कभी डिसॉल्व नहीं होती लोकसभा की तरह, इसलिए इसको बोला जाता है परमानेंट हाउस विच कैन नॉट बी डिसॉल्व। आई होप आपको मेरी बात समझ में आया। The primary purpose of the Rajya Sabha is to protect the interest of the states and to participate the legislative process at the national level। इसका देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव राज्यसभा को बनाने के पीछे जो मकसद था वो ये था कि जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, अभी टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं, तो इनका प्रॉपर एक रिप्रेजेंटेशन हो नेशनल लेवल पे। अपने स्टेट्स में तो ये गवर्नमेंट चला ही रहे, लेकिन इनका इनकी जो आवाज है वो हमारे पार्लियामेंट में भी आनी चाहिए। कोई ऐसे जो कुछ टॉपिक्स है, कुछ ऐसे इश्यूज हैं, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको कि नेशनल लेवल पे, पार्लियामेंट के लेवल पे उठाना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी होता है। इस वजह से ये हमारा जो है राज्यसभा का कॉन्सेप्ट है हमारी इंडियन पार्लियामेंट। तो ये हमारे प्रोटेक्ट को, स्टेट्स के प्रोटेक्ट को इंटरेस्ट करती है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन में देखिए गाइस, इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है एट पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एट पर द कॉन्स्टिट्यूशन इसकी है 250 मैक्सिमम, यानी कि इससे ज्यादा नहीं रहेंगे मेंबर्स। लेकिन अभी फिलहाल जो है 245 है। 245 को अगर मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, इसमें 233 जो मेंबर्स है ना, 233 मेंबर्स जो है वो इलेक्टेड है। और बाकी जो आपके 12 है वो है नॉमिनेटेड। 233 एमपी जो है वो हमारे जो है इलेक्ट होके आते हैं, और जो 12 होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। 233 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड यूटीज यूजिंग वन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो इसका मैं आपको तरीका बताऊं कि इसमें कैसे जो है वो इलेक्शन होते हैं। इसमें जो है गाइस, जैसे कि हमारा जो लोकसभा में डायरेक्ट वोटर वोट करते हैं अपने एमपी को चुनने में,
राज्यसभा में जितने भी चुने हुए एमएलए होते हैं, जो कि स्टेट लेवल पे होते हैं, ठीक है ना, जो स्टेट लेवल पे एमएलए होते हैं, वो चुनते हैं किसको? एमपीज को ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये लोकसभा और ये राज्यसभा। यानी कि जो राज्यसभा में चुने हुए एमपी है, यानी कि राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं उसको भी हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे, और जो लोकसभा में जो मेंबर चुन के गए हैं उनको भी हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? जो लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, वो सीधा वोटर्स उनको चुन के भेजते हैं। और जो राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको मतलब रेस्पेक्टिव जो स्टेट्स होती हैं उनके जीते हुए एमपी, उनके जीते हुए एमएलए चुन के उनको जो है राज्यसभा में भेजते हैं। और गाइस वो जो होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊं तो यूं समझ लीजिए कि जो हमारा ओपन बैलेट, एक बैलेट होता है उसमें 1 2 3 4 करके जो है नेमिंग होती है। तो आप चाहें तो उसमें पहला आप ए कैंडिडेट को आप देना चाहते हैं, फिर आप बी कैंडिडेट को देना चाहते हैं, फिर तीसरी प्रेफरेंस सी की है और चौथी प्रेफरेंस डी की है। तो इसमें ए बी सी डी इस तरीके से चलता है, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है ना, तो एक इसमें मिनिमम कोटा होता है कि उससे ज्यादा आपको लेके आने होते हैं, और उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अपना ये है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अच्छा, 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो मैंने बताया। और वो जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन होंगे? नॉमिनेटेड मेंबर्स आपके होंगे लिटरेचर से, साइंस से, आर्ट से, सोशल सर्विस से, यानी वो ऐसी पर्सनालिटीज जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, तो उसको प्रेसिडेंट डायरेक्टली नॉमिनेट कर देता है राज्यसभा के मेंबर। अब जो टिन्योर होता है, मैंने बताया कि राज्यसभा इज द परमानेंट बॉडी, इट नेवर डिसॉल्व। ठीक है ना, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 इयर्स, अ मेंबर ऑफ 6 इयर्स। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस, कि जो राज्यसभा के एमपीज होते हैं इनका टिन्योर 6 साल का होता है, और जो लोकसभा के जो एमपीज होते हैं इनका टिन्योर 5 साल का होता है। तो आई होप आपको ये बात याद रहेगी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं फंक्शंस एंड द पावर ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करती है, इसकी पावर्स क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, जो जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है, इट पार्टिसिपेट इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस इक्वली विद द लोकसभा, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मनी। यानी कि जो हमारा राज्यसभा है वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में इक्वली पार्टिसिपेट करता है एज जो एज कंपेयर टू हमारी लोकसभा की। लेकिन कुछ इश्यूज हैं इसमें जो कि अभी मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए ये हमारी पार्लियामेंट है, तो बिल जो पास होता है उसका तरीका क्या होता है? मान के चलिए कि एक बिल जो आया हमारी लोकसभा के अंदर आया, लोकसभा के अंदर कोई बिल आता है और वहां पे वोटिंग होती है और वहां से वो बिल पास हो जाता है। तो लोकसभा से पास होने के बाद बिल कहाँ जाएगा? बिल जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में भी ऐसी वोटिंग होगी, या तो पास होगा या फेल होगा। अगर पास हो गया तो फिर वहां से जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, सिग्नेचर होता है। और फिर जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिग्नेचर करते हैं, तब से उस दिन से वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। तो ये एक सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बिल और अ, अ, पास होते हैं और किस तरीके से कानून बनते हैं। तो अब देखिए ये क्या करता है कि जो राज्यसभा है इट पार्टिसिपेट इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस इक्वली। यानी लॉ मेकिंग, जितनी इंपॉर्टेंस लॉ मेकिंग प्रोसेस में लोकसभा की है उतनी ही इंपॉर्टेंट राज्यसभा की है। बट कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस में जो है राज्यसभा के पास उतनी पावर नहीं है जितनी की लोकसभा के पास है। इसलिए इसको बोलते हैं कि एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मनी बिल। लेकिन गाइस जैसे कि हमारा जो है बजट सेशन होता है, बजट में लोकसभा में सेशन में पास होता है, इसमें बहुत ज्यादा राज्यसभा को पावर नहीं होती कुछ भी चेंज करने की, कुछ भी उसको रिजेक्ट करने की या उसमें कोई अमेंडमेंट करने की। वो सिर्फ और सिर्फ मनी बिल में ही होती है। मनी बिल के बारे में प्रॉपर मैं डिटेल में बताऊंगा आपको फिर कभी। अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है इक्वली पार्टिसिपेट करती है एज अ लॉ मेकिंग प्रोसेस में, सिर्फ मनी बिल को छोड़कर। ठीक। अब देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट इंटरेस्ट, सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स इन द एट द फेडरल लेवल। ये जैसे कि मैंने भी आपको ऊपर बताया। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी संशोधन करना हुआ,
कुछ भी ऐड करना हुआ, एग्जिस्टिंग लॉ में कुछ चेंजेस करना हुआ, जैसे कि हमारा 370 था ना 2019 में, जो है वो 370 आर्टिकल हटा ना। तो ये कैसे हुआ, ये इसको हमें लोकसभा में भी पास करना पड़ा था और इसको हमें राज्यसभा में भी पास करना पड़ा था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हैज द इक्वल पावर विद द लोकसभा इन द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जब बात आएगी अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी पार्ट को, किसी चीज को संशोधन करने की बात आएगी, तो राज्यसभा के पास भी उतनी पावर है जितनी की लोकसभा। इलेक्शन ड्यूटी, पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें गाइस एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट में भी ये क्या कहते हैं पार्टिसिपेट कर सकती है हमारी राज्यसभा। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा एक चीज आगे। ठीक है, अभी आप ये देखिए स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 249। तो देखिए कुछ स्पेशल पावर हैं राज्यसभा की, ये इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो ये दो तीन पॉइंट में जो अब आपको बताने वाला हूँ थोड़े से इंपॉर्टेंट, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए वो कौन से ऐसे सेक्शंस हैं, कौन से ऐसी मेरिट्स हैं जिसमें राज्यसभा जो है वो ओवर पावर करती है, राज्यसभा डोमिनेट कर देती है लोकसभा को, कई केसेस में। उनमें से एक पहला केस ये है आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 में देश के संविधान ने राज्यसभा को ये पावर दी है which can declare a subject in the state list as the matter of the national importance by passing the resolution with the two-third of the majority। तो गाइस आर्टिकल 249 में कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, राज्यसभा को ये ऑथराइज किया है कि वो पार्लियामेंट को कानून बनाने के लिए, कोई कानून बनाने के लिए कह सकता है। ठीक है ना, कानून बनाने के लिए कह सकता है वो कानून जो कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। स्टेट लिस्ट क्या है, हमारे पास तीन तरह की सूचियां होती हैं स्टेट लिस्ट। ठीक है ना, हमारे पास तीन तरह की जो है वो लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट्स को अधिकार होता है कि अपने लिए कानून बनाए। कंकरेंट यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट को, जैसे कि केंद्र सरकार हो, अधिकार होता है कि वो कानून बनाए, कानून बने हुए कानूनों में संशोधन करे। कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कि यूनियन और स्टेट दोनों दोनों के सब्जेक्ट्स कुछ शामिल होते हैं, जिसमें कि दोनों चाहे तो स्टेट भी और यूनियन लिस्ट भी चाहे तो इस पर कानून बना सकते हैं। तो इसीलिए ये जो कहा गया है आर्टिकल 249 में, राज्यसभा को यह अथॉरिटी दी गई है कि वो पार्लियामेंट से कहकर उन पर कानून बनाए जो कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ये कई बार मेंस के एग्जाम में आता है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है ना, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट हो गया, स्टेट इसका सब्जेक्ट है लेकिन चाहे तो अगर उसमें नेशनल इंटरवेंशन किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है, स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 312। 312 में क्या है, इट कैन अप्रूव द क्रिएशन ऑफ ए न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक आईएएस आईपीएस और एनी फ्यूचर सर्विस बाय पासिंग द रेजोल्यूशन। तो इसमें एक स्पेशल पावर है आर्टिकल 312। वो क्या कहती है कि सिर्फ राज्यसभा को यह अधिकार है कि वो क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बनाए। यानी कि जैसे कि अभी हमारे पास तीन सर्विसेज हैं, आपका एक आईएएस है, दूसरा आपका आईपीएस और तीसरा आपका आईएफएस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये तीन तरह के हमारे पास जो है वो सर्विसेज है ना, नेशनल सर्विसेज है, इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज है। तो अगर चाहे तो, अगर जरूरत पड़े तो राज्यसभा चौथी सर्विस को इंट्रोड्यूस कर सकता है। मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, आईटीएस, इंडियन टीचिंग सर्विस, इंडियन टीचिंग सर्विस। ठीक है, ये अगर इस तरीके की कभी नौबत आई तो ये कहाँ रेजोल्यूशन सबसे पहले पास होगा, ये सबसे पहले जो बिल आएगा वो आएगा राज्यसभा में, क्योंकि ये पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा को दी है अंडर आर्टिकल 312। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए लेते हैं कुछ जो ऊपर हमने पढ़ा है ना, स्पेशल फीचर्स ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस व्हिच कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। वन थर्ड ऑफ द मेंबर रिटायर्स एवरी 2 years, हैज द इक्वल पावर्स विद द लोकसभा इन मोस्ट ऑफ द मैटर्स, नॉट ऑल द मैटर्स, नॉट ऑल द मैटर्स। ठीक है ना, अभी हमने बताया ना मनी बिल में कोई खास पावर नहीं है, मनी बिल में कोई खास पावर नहीं है राज्यसभा को।
तो इसीलिए हैज द इक्वल पावर विद द लोकसभा इन द मोस्ट मैटर्स, कैन एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट मैटर, आर्टिकल 49 अभी हमने पढ़ा। कैन अप्रूव ऑल इंडिया सर्विसेज द क्रिएशन ऑफ 3(1), ठीक है, आर्टिकल। अब देखते हैं जल्दी से डिफरेंस बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो देखिए, लोकसभा को जैसे कि मैंने बताया कि लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। अच्छा, लोअर हाउस और अपर हाउस बोलने का ये मतलब नहीं है कि जो राज्यसभा में जो मेंबर्स बैठते हैं वो कहीं क्या कहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं और लोकसभा में जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे बैठते हैं। ऐसा नहीं है। इसको जस्ट एक नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है कि राज्यसभा इज द अपर हाउस एंड द लोकसभा इज द लोअर, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ। टेन्योर इसका 5 साल का होता है और टेन्योर इसका 1/3 रिटायर एवरी 5 इयर्स, ठीक है ना। और इनके जो एमपीज होते हैं इनका टेन्योर कितना साल का होता है, 6 साल का। जो मनी बिल होते हैं उसमें लोकसभा के पास फाइनल अथॉरिटी होती है, उसमें ज्यादा पावर होती नहीं है राज्यसभा के पास, सिर्फ और सिर्फ ये सजेशन दे सकता है, ठीक है ना। ना ही अमेंड कर सकता है और ना ही कुछ चेंज कर सकता है, ना ही मनी बिल को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सजेशन दे सकता है और वो भी कितने दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने मनी बिल पर कुछ नहीं बोला या कोई सजेशन नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाएगा कि राज्यसभा से भी ये मनी बिल हमारा पास हो गया है। ये अपने आप मान लिया जाएगा और वो प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए सबसे पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राज्यसभा इज नॉट द करेक्ट, यानी राज्यसभा इस के संदर्भ में कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, तो ये करके देख लेते हैं। इट इज अ परमानेंट हाउस एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व, ये तो बिल्कुल ठीक है ना। एंड इट हैज इक्वल पावर्स विद द लोकसभा इन द मैटर ऑफ मनी बिल, फिर से पढ़िए। इट हैज इक्वल पावर्स विद द लोकसभा इन द मैटर ऑफ मनी बिल, नो। मनी बिल में अभी हमने ऊपर बताया कि राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, ना ही उसको रिजेक्ट करने की, ना ही उसको अमेंड करने की, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या दे सकता है, सजेशन। और सजेशन भी इज नॉट बाइंडिंग, सजेशन भी बाइंडिंग नहीं है। अगर लोकसभा कह दे कि हमें आपका सजेशन नहीं चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली पास कर दिया जाएगा 14 दिन के ही बाद, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया सेकंड। तो अब ये है, बाकी दो तो ठीक ही होंगे, देखते हैं। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी मंथ, ये भी बिल बाय स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये भी बात ठीक है ना। तो आंसर हो गया। द पावर, अब सेकंड देखते हैं। द पावर ऑफ द राज्यसभा इज to declare a subject in the state list as of the national importance is right from the article of the constitution। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि आर्टिकल 249 कहता है, ऑथराइज करता है राज्यसभा को कि वो पार्लियामेंट से कहकर कानून बनाए उन सब्जेक्ट्स पर जो कि स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। तो आंसर इज 249। थर्ड देखते हैं। हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया। देखिए, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द पार्लियामेंट ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया, ये मैंने थोड़ा बताया नहीं, ये एक्चुअली लोकसभा में से क्वेश्चन आ गया, जो लोकसभा की स्पीकर की पावर होती है, तो उसको ये हक होता है कि वो 108 में आर्टिकल, ठीक है ना, जॉइंट सिटिंग ये हाउस की अध्यक्षता करने, तो इसका आंसर आएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसको फिर हम कभी किसी लेक्चर में कवर करते हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक पावर ऑफ द राज्यसभा नॉट एंजॉयड बाय द लोकसभा। कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो कि राज्यसभा तो एंजॉय करता है बट लोकसभा वो एंजॉय नहीं करती, ठीक है। टू इनिशिएट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के, टू अप्रूव प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी, ऐसा भी नहीं है। टू रिकमेंड क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 3(1), देख रहे होगा इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि हमारे जो राज्यसभा है ये रिकमेंड करता है क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 3(1), तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राज्यसभा। राज्यसभा कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैंने बताया ऊपर कि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद द लोकसभा इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, पावर तो होती है लोकसभा के पास, लेकिन नॉट इक्वल पावर ऑफ द लोकसभा। राज्यसभा में मैंने आपको बताया 45 मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में मैंने आपको बताया 543 मेंबर्स हैं आज की डेट में। तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा जितनी पावर तो नहीं है ना राज्यसभा की, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका आ जाएगा नीदर वन नॉट बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो गाइस, ये था हमारा एक छोटा सा ब्रीफ में एक छोटा सा लेक्चर। आई होप आपको ये पसंद आएगा।